गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। तो आप लोग पिछली वीडियो में जान चुके थे व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने जाना था। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आर प्योर सबस्टेंस। क्या? एलिमेंट आर प्योर सबस्टेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्या? एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आर प्योर सबस्टेंस। क्या? एलिमेंट आर प्योर सबस्टेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक तरह के क्या? एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। आपको पता है क्या? एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे एटम से, यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हमारे तत्व बने होते हैं। तो एटम के पास क्या क्या होता है? एटम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के पास तीन पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अब समझिए एटम के अंदर तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक स्ट्रक्चर बना के एटम का। तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? आप एक न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियस बनाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे? सर्कुलर ऑर्बिट बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। ध्यान से समझिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ध्यान से समझिए। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4। ध्यान से समझिए ये हमारे पास क्या है? एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। क्या? कुछ इस तरीके से होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास वह इन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो सेंटर में जो है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इनको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। या इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ध्यान से समझिए ये क्या है? बेसिक नॉलेज है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर ये जो होते हैं सेल होते हैं और इनको सेल और ऑर्बिट बोलते हैं। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम यानी किसी भी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं। ध्यान से समझो। हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एक एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान से समझिए एक एटॉमिक नंबर होता है। और जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, ठीक, सोडियम 11। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर आप प्रोटॉन उस एलिमेंट के पास होते हैं। क्या? उतने नंबर आप प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? उतने उसके पास प्रोटॉन होते हैं, उतने उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। समझ में आई बात? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? दोनों बराबर होते हैं। किसी भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। ध्यान से समझिए। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है। तो अब आप समझिए कि
इस सेल का क्या नाम होता है? इसका नाम K है, उसके बाद इसका नाम L है, इसका नाम M है और इसका नाम N है। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड और इसको क्या है फोर्थ। ठीक, सेकेंड और ये क्या है फर्स्ट। ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, KLMN, चार हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि क्या चार के बाद और हो सकते हैं? तो हाँ, सेल की संख्या जो होती है मैक्सिमम 7 तक हो सकती है। क्या हो सकती है? 7 तक हो सकती है, जबकि आप बुक में अक्सर KLMN केवल 4 तक ही आप देखते हैं। तो 7 तक कैसे हो सकती है? जब आपको पीरियोडिक टेबल्स और क्वांटम नंबर बताया जाएगा तो वहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर जितने पीरियड्स होते हैं उतने सेल्स हो सकते हैं। तो 4 की जगह जो है KLMN की जगह और भी हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। कितने? 7 हो सकते हैं। इसको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के पास होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, उसके बाद वाले को सेकेंड सेल, उसके बाद वाले को थर्ड, इसके बाद वाले को फोर्थ। तो किसी भी सेल में क्या, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अब हम जानेंगे किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये समझो कि हर एक सेल में 2n² एक फार्मूला है, उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जहां n क्या है? जहां n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। अगर हमको जानकारी लेना है कि पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n की जगह हम क्या करेंगे? 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 फर्स्ट सेल के लिए यहाँ पर देखिए, फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए 2n² है, तो 2n² में n = 1 रखेंगे, तो 2 × 1⁻²। तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या? फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड सेल में देखेंगे, फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में क्या होंगे? 2n² फार्मूला लगाएंगे, 2 × 2⁻² यानी 2 × 4। सेकेंड सेल में कितने हो जाएंगे? 8। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तीसरे सेल में, थर्ड सेल में आप ऐसे देखिए, थर्ड सेल में 2n² = 18 होगा। और फोर्थ सेल में 2n² = 32। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं किस सेल में क्या, किस सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद आप सेल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो सेल क्या होते हैं? क्या होते हैं? सेल आपके होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम कहते हैं ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है सबसेल का। किसका आता है? सबसेल का। सबसेल क्या होते हैं और किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सबसेल की संख्या कितनी हो सकती है? सबसेल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो अब हम इस सेल को हम इरेज करेंगे और सबसेल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसेल आपको पता है SPDF के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं SPDF क्या होता है। ध्यान से समझिए SPDF के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल का सबसेल। तो देखिए सबसेल आपके होते हैं S सबसेल, क्या होते हैं? S सबसेल, और हमारे P सबसेल, D सबसेल और होते हैं F सबसेल। क्या होते हैं? S सबसेल होते हैं, P होते हैं, D होते हैं, F होते हैं। सबसेल केवल 4 होते हैं। क्या? बस 4 होते हैं, SPDF। जो हमारे पास पहला सेल होता है उसके पास केवल और केवल एक ही सबसेल होता है S, और इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। S सबसेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा है L सेल, फर्स्ट सेल के बाद सेकेंड सेल आता है, उसमें S और उसके साथ साथ P, 2 सबसेल होते हैं। सेकेंड सेल में 2 सबसेल होते हैं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, दूसरे में 6।
तो 2 6 मिला के मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेकेंड सेल में। ध्यान से समझिए, जो हमारा थर्ड है क्या है, जो हमारा थर्ड सेल है उसके पास S सब सेल, P सब सेल और D सब सेल, 3 सब सेल होता है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, D में मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब सेल। क्या बोलते हैं, सब सेल। अब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। कितने, 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ सब सेल की बात करेंगे। तो फोर्थ जो होता है उसमें हम कितना रख सकते हैं, SPDF। S में मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो मैक्सिमम इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये था SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, KLMN। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब आप क्या कर सकते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप सीख लेंगे तब आपको वैलेंसी समझ में आएगी। तब आपको वैलेंसी समझ में आएगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा क्वांटम नंबर। तो ये वीडियो थी केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, SPDF, KLMN। तो अगली वीडियो में हम आपको वैलेंसी समझाएंगे। क्या समझाएंगे, वैलेंसी कैसे हम निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में कैसे करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।